मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे केमिस्ट्री होगी फोन पर। मेरे प्यारे बच्चे, आगे आप बोलें, अब घर बैठे पढ़ाई होगी फोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके चौहान सर लाइव। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड्स चल रहा है, कॉम्प्लेक्सिस चैप्टर हमारा चल रहा है। अभी तक हम मुख्य तौर पर आपको कवर अप करा चुके हैं। पहला पार्ट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, दूसरा पार्ट हमने कवर अप करा दिया है आइसोमेरिज्म, तीसरा पार्ट बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका चल रहा है। जहां तक हम बॉन्डिंग की बात करते हैं, बॉन्डिंग में अभी तक आपको वर्नर्स, आपको हमने थ्योरी करा दी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमने आपको कवर अप करा दिया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और आज बारी रहेगी नेक्स्ट थ्योरी जिसको वर्नर्स थ्योरी के नाम से पहचाना जाता है। दिस थ्योरी इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट आल्फ्रेड वर्नर। ऑलराइट, आइए जानने की कोशिश करते हैं वर्नर्स थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के विषय में क्या क्या जानकारी हमें देती है। शुरू करते हैं, वर्नर्स थ्योरी का जन्म कैसे हुआ या ये थ्योरी कैसे सामने आई। ऑलराइट ऑल ऑफ यू, चलिए तो अब बारी रहेगी और हमारे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट है वर्नर्स थ्योरी। एक्चुअली वर्नर वाज स्टडीइंग अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड की उन्होंने स्टडी की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो बनाया गया बाय टेकिंग टू सिंपल सॉल्ट्स, और वो दो सिंपल सॉल्ट थे, दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड along with ammonia। वर्नर ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, या उसकी स्टडी वो कर रहे थे। और कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनाया गया, बाय टेकिंग कोबाल्ट क्लोराइड along with ammonia। अब वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं उन्होंने बार बार अमोनिया का अमाउंट चेंज किया, अमोनिया का अमाउंट चेंज किया। एक बार कोबाल्ट क्लोराइड मिक्स किया 6 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ, एक बार कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्ट को मिक्स किया 5 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ, और एक बार उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को मिक्स किया 4 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ। और जैसे ही कंपाउंड बनता था तो उन्हें कुछ प्रॉपर्टीज में बदलाव लगा। क्या बदलाव लगा? पहला, जब 6 मोल्स अमोनिया लिए तो कलर था येलो। जब उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को मिक्स किया 5 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ तो कलर था पर्पल, जो कंपाउंड बना। अगली बार जब उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को मिक्स किया, दैट इज 4 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ, तो उन्होंने पाया कलर था वायलेट। इसका मतलब हर बार एक तो अमोनिया उन्होंने एक्सेस में लिया, अमोनिया उन्होंने एक्सेस में लिया, 4 मोल्स अमोनिया लेते हैं, 1:4 लेते हैं, उस वक्त कलर अलग आता है। 1:5 मोल्स लेते हैं, कलर अलग आता है, और अगर 1:6 लेते हैं तो कलर अलग आता है। इन्होंने ये पहला बदलाव प्रॉपर्टीज में देखा। साथ के साथ उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने 6 मोल्स अमोनिया के साथ कोबाल्ट क्लोराइड को मिक्स किया तो वो ये पाते हैं कि जो कंपाउंड बना, जब उसमें AgNO3 सॉल्यूशन डाला गया, अब उसमें उन्होंने AgNO3 सॉल्यूशन डाला। अब जैसे ही AgNO3 सॉल्यूशन डाला तो उनको मिले वाइट प्रेसिपिटेट और वाइट पीपीटी मिले AgCl के, AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट मिले। राइट, पहले वाले केस में वो ये पाते हैं कि जब 6 मोल अमोनिया लिया था, 6 मोल अमोनिया लिया था, तो 3 मोल्स हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिले AgCl के। आप जानते हैं ये यहां पर क्लोरीन है, ये सिल्वर के साथ रिएक्ट किया और मिल गए, दैट इज AgCl, बन गया AgCl। पहले वाले केस में वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया गया, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को जो भी कंपाउंड इन दोनों को मिलके बना, जब उसमें इसको डाला गया AgNO3 को, तो 3 मोल्स मिले AgCl के
वाइट प्रेसिपिटेट्स 3 मोल्स। जब अगले वाले केस में जब उन्होंने 5 मोल्स अमोनिया को मिक्स किया कोबाल्ट क्लोराइड के साथ और उसके बाद जैसे ही उसमें कंपाउंड फॉर्मेशन हुई और AgNO3 सॉल्यूशन डाला तो अगली बार उन्हें 2 मोल्स मिले AgCl के। नेक्स्ट केस में जैसे ही उन्होंने 4 मोल्स लिए या अमाउंट अमोनिया का कम किया कोबाल्ट क्लोराइड के साथ, कंपाउंड बनाया, फिर उस कंपाउंड में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला तो अगली बार एक ही मोल उन्हें AgCl का मिला, यानी कि दे गॉट 1 मोल ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। उन्हें 1 मोल AgCl के मिले या केवल 1 मोल ही वाइट PPT मिले। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है भाई, ऐसा क्या है कि अमोनिया का अमाउंट चेंज करते हैं, अमोनिया का अमाउंट बदलते हैं और अमोनिया का अमाउंट बदलने पर ऐसा क्यों होता है? कलर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं और AgCl के जो वाइट PPT होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस आ जाता है। और एक और प्रॉपर्टी उन्होंने ऑब्जर्व की कि जब जब कोई कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट क्लोराइड और एक्सेस ऑफ अमोनिया को मिक्स करके बनाते हैं तो डिफरेंट कंडीशंस पर उन्होंने ये देखा, जैसे ही अमोनिया का अमाउंट ऊपर नीचे करते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द कंपाउंड भी चेंज होते हैं। अगर जब 6 मोल्स अमोनिया के साथ कोबाल्ट क्लोराइड रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है वो टोटल 4 आयंस सॉल्यूशन में देता है, और जब 5 मोल्स कोबाल्ट क्लोराइड के 5 मोल्स अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, जो भी कंपाउंड बनता है जैसे ही उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन में 3 मोल्स आयंस देता है। और कोबाल्ट क्लोराइड को अगर 4 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ अगर ट्रीट करके कंपाउंड बनाते हैं और जब उस कंपाउंड को ब्रेक करते हैं तो 2 ही मोल आयंस टोटल मिलते हैं। इसका मतलब पूरी स्टडी में बड़े सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। अब उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में बदलाव देखा और उन्होंने अपनी थियरी के पॉइंट्स लिखे। अब बारी है वर्नर्स थियरी क्या कहती है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। वर्नर थियरी मेन पॉइंट नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 1। वर्नर्स थियरी स्टेट्स दैट, प्यारे बच्चों अब तक हमने जो कहा दैट वाज सिंपली मेयरली एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब आप तैयार हो जाइए, CBSE क्लास 12, ICSE क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से वर्नर्स थ्योरी पर क्वेश्चन बनेंगे और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। पहला पोस्टुलेट कहता है वर्नर्स थ्योरी स्टेट्स इन द फर्स्ट पॉइंट, इट स्टेट्स दैट मेटल पोजेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। मेटल की 2 तरह की वैलेंसी होती है। नंबर 1 प्राइमरी वैलेंसी, नंबर 2 सेकेंडरी वैलेंसी। सो कोई भी मेटल होता है उसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। 1 डिग्री वैलेंसी और 2 डिग्री वैलेंसी। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल की 2 तरह की वैलेंसी है। एक मेटल की 2 तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इससे पहले कि मैं कोई पोस्टुलेट शुरू करूं अपने प्यारे बच्चों के लिए, मेरा पहला सवाल आपसे, जरा गौर फरमाइए सारे के सारे, कार्तिक, हर्ष दोनों इधर देखें, बिल्कुल इधर देखिए। हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले भी हम आपको बता चुके हैं 2 पार्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ये वो पार्ट होता है जो आयोनाइज नहीं होता है, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। कोबाल्ट आयन की फॉर्म में बाहर नहीं आएगा, अमोनिया आयन की फॉर्म में बाहर नहीं आएगा। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट होता है ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है।
और ये जो बाहर पार्ट होता है, राइट, ये आपका आयोनाइजेबल पार्ट होता है, ये आयंस की फॉर्म में बाहर आता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। थियरी ये कहती है कि प्राइमरी वैलेंसी मेटल के चार्ज को और ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करती है। प्राइमरी वैलेंसी मेटल के चार्ज को और ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करती है, और ये वो वैलेंसी होती है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखी जाती है। जो पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, ये वाला पार्ट, ये प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। द पार्ट दैट इज रिटन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स ये है K4FeCN6, यानी कि जो पार्ट, याद रखिएगा, जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ये प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब इस पार्ट का रोल क्या आता है जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक को पकड़ते हैं और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल करती है। अगर मैं आपसे कहूं भाई इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो आप कैसे बताओगे? X प्लस अमोनिया पे चार्ज होता है 0 इंटू 6 प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि X इज इक्वल टू +3। तो आप ये देखिए, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3। अब वो +3 किसकी वजह से आया? अमाइन की वजह से नहीं आया, क्लोरीन की वजह से आया, इसकी वजह से आया। -3 इसकी वजह से आया, -1 इंटू 3 जिसकी वजह से इस पर +3 चार्ज आया। तो हम ये कह सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखी जाती है, हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिखी जाती है, और ये वैलेंसी रेस्पॉन्सिबल होती है टू ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यही वो वैलेंसी होती है जो मेटल पे चार्ज लेकर आती है। चार्ज जो भी मेटल पे आता है उसके लिए ये वैलेंसी रेस्पॉन्सिबल होती है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज, क्योंकि ये जो चार्ज आया है +3 ये इसकी वजह से आया है, ये इसकी वजह से आया है। तो पहला पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। अब बारी आती है, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इट इज रिटन आउटसाइड CS, और CS का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, इसको लिखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है सेकेंडरी वैलेंसी मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करती है। अब आपसे कहें कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। आप इस कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं कि यहां पर मेटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये कोबाल्ट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पर आप देखेंगे मेटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, क्लियर है, यानी कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर में जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उस वैलेंसी का कोई योगदान नहीं है, केवल और केवल उसका कंट्रीब्यूशन है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो जो मेटल के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो तो मेटल के चार्ज को सेटिस्फाई करती है, और मेटल के जो अंदर वैलेंसी है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करती है। तो याद रखिए दोनों वैलेंसीज में डिफरेंस देखिए। पहला डिफरेंस
बेसिक डिफरेंस। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब चार्ज को सेटिस्फाई करती है मेटल के। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और हमेशा प्राइमरी वैलेंसी की पहचान है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखी जाएगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हमेशा बाहर लिखी जाएगी, रिप्रेजेंट करेगी आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंडरी वैलेंसी मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर या मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है, इसको सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज रिटन इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखी जाती है, हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखी जाती है। तो अब तक की बात में दो बातें प्रमुख रूप से अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों के क्लियर हो जानी चाहिए। ये सेकेंडरी वैलेंसी है, इट इज सेटिस्फाइड बाय अमाइन, इट इज सेकेंडरी वैलेंसी। दिस इज प्राइमरी वैलेंसी एंड इज सेटिस्फाइड बाय क्लोराइड आयंस। ये है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी है। चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। अब वर्नर्स थ्योरी का नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? नेक्स्ट पोस्टुलेट भी बहुत अच्छा है, और नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है, सेकेंड पोस्टुलेट ये कहता है प्राइमरी वैलेंसी पीवी, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, इट इज सेटिस्फाइड, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस। जो एनायंस होते हैं हमेशा एनायंस प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। ऑलराइट, यहां पर ये क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन हो सकता है, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, कोई भी जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है वो प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट करता है। और क्योंकि वो खुद आयन होता है इसलिए मेटल पे चार्ज इंड्यूस करता है। इसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखी जाती है, अंदर वाला पार्ट, और आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल को छोड़ के जो भी पार्ट होता है, जो भी स्पीसी प्रेजेंट होती है, उसको लाइगेंड्स कहते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, इट इज सेटिस्फाइड बाय लाइगेंड्स। इसको लाइगेंड सेटिस्फाई करते हैं, इट इज सेटिस्फाइड बाय लाइगेंड्स। अब बारी है, दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा, ये एनायन है और ये आपका लाइगेंड है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को लाइगेंड सेटिस्फाई करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को एनायन सेटिस्फाई करता है। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट ये कहता है प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। इसका मतलब स्पेस में इनका ओरिएंटेशन फिक्स नहीं होता, घूमती रहती है। पानी में अगर मैं इसको डाल दूं, क्लोराइड आयन यहां से बाहर निकल के चला जाएगा, पानी के साथ घूमता रहेगा, जिधर वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे उधर क्लोराइड आयन घूमता रहेगा। लेकिन ये वाला पार्ट है, अमोनिया वाला पार्ट है, जो कोबाल्ट के साथ हमेशा रहेगा। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी occupies fixed orientation in space, fixed orientation in space, fixed orientation in space। और हम ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी ही होती है जो उस कॉम्प्लेक्स को ज्योमेट्री प्रोवाइड करती है। हम ये भी कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स फिक्स ओरिएंटेशन, और फिक्स ओरिएंटेशन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं यही इस कंपाउंड को ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स ज्योमेट्री। तो अभी तक चंद बातें पहले आप इन्हें अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, नोट करेंगे। कैसे? पहला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी। मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी है, एक जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, एक जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ये प्राइमरी वैलेंसी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी। ऑलराइट, ये मेटल पे चार्ज इंड्यूस करती है, ये मेटल के कोऑर्डिनेशन
नंबर को सेटिस्फाई करती है। प्राइमरी वैलेंसी को एनायन सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को आपके लाइगेंड्स सेटिस्फाई करते हैं। ऑलराइट, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं कि इस कंपाउंड की, इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बताइए, स्ट्रक्चर बताइए, शेप बताइए, तो उसमें थर्ड पॉइंट ये कहता है कि वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है विच ऑक्यूपाइज फिक्स ओरिएंटेशन इन स्पेस। मतलब स्पेस में इनकी पोजीशन फिक्स होती है और इनकी पोजीशन नॉन डायरेक्शनल होती है, फिक्स नहीं होती है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स की अगर ज्योमेट्री ड्रॉ करनी हो तो केवल और केवल जो रोल आएगा वो सेकेंडरी वैलेंसी का मेन रोल आएगा, प्राइमरी वैलेंसी का कोई रोल नहीं रहेगा। आपसे कहें ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो आप मेटल के अराउंड केवल सेकेंडरी वैलेंसीज का ओरिएंटेशन आप दिखाएंगे, केवल उनकी पोजीशंस आप दिखाएंगे, ये वर्नर थ्योरी कहती है। और आप जानते हैं ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो बस आपने बीच में कोबाल्ट रखना है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, एक ऐसे, यहां पर एक ऐसे और एक ऐसे। प्लेनर पोजीशंस आप हमेशा ज्वाइंट कर देते हैं ऐसे। हर पोजीशन पे NH3 लगा दो, हर पोजीशन पे NH3 लगा दो, लगा दिया आपने NH3, हर पोजीशन पे NH3 लगा दिया बेटे, और बन गई ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब आप इस ज्योमेट्री में क्लियरली देख सकते हैं हमने प्राइमरी वैलेंसी का रोल कहीं नहीं दिखाया, हमने जो मेन रोल दिखाया वो केवल सेकेंडरी वैलेंसी का दिखाया। इसका मतलब वो सेकेंडरी वैलेंसी ही होती है जो मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स आयन को ज्योमेट्री प्रोवाइड करती है इन स्पेस। आशा करते हैं पूरा का पूरा तीनों के तीनों पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फटाफट से लें इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता है मेन पॉइंट वर्नर्स थ्योरी का। और मेन पॉइंट क्या कहता है? मेन पॉइंट ये कहता है, जरा गौर से सुनिए, वर्नर्स थ्योरी का फोर्थ एंड मेन पोस्टुलेट ये कहता है, भाई जरूरत आन पड़ने पर ये प्राइमरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी अंदर आके सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकती है। मतलब प्राइमरी अपना भी काम करेगी, चार्ज वाला काम भी करेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर वाला भी काम करेगी। से फॉर एग्जांपल स्कूल में आपके कोई प्रिंसिपल हैं, सबके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, और किसी दिन आपके केमिस्ट्री के लेक्चरर एब्सेंट हैं। अब उस दिन वो प्रिंसिपल का भी रोल करेंगे और मान लो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो MSc केमिस्ट्री है, तो वो आपका पीरियड भी लेंगे, तो वो अपना प्रिंसिपलशिप का भी कार्य करेंगे और प्रिंसिपल रहते हुए साथ के साथ PGT केमिस्ट्री का भी कार्य करेंगे, आपके लेक्चरर का भी कार्य करेंगे। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स में ज़रूरत आन पड़ने पर ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये अंदर आ सकती है और अंदर आके सेकेंडरी वैलेंसी का भी कार्य कर सकती है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। चलिए इस पॉइंट से बहुत सारी गुत्थी सुलझ जाती है, ये सारी गुत्थी सुलझ जाती है। तो यहां पर लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी may also satisfy secondary valency. All right all of you, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकती है। अब अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ऑल पॉइंट्स किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को याद रखिएगा, हमेशा बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, और प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय अ बोल्ड लाइन एंड प्राइमरी वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय डॉटेड लाइंस। अब ड्रॉ करते हैं इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी, दिस इज
प्राइमरी वैलेंसी। ऑल राइट, यहां पर आपने सबसे पहले मेटल को सेंटर में लिखा। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, राइट, तो आप 1 2 3 4 5 6 बड़ी लाइन से, बोल्ड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकेंडरी वैलेंसी है अमाइन, और कितने हैं 6। तो आप 6 की 6 पोजीशंस पे अमाइन लगा देंगे, 6 की 6 पोजीशंस पे आप अमाइन लगा देंगे, ये अमाइन। इस प्रकार सेकेंडरी वैलेंसी का, क्योंकि वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग फिक्स ओरिएंटेशन होता है, इनकी पोजीशंस फिक्स होती है स्पेस में, इसलिए इनको बोल्ड लाइन से दिखाया जाता है। अब आप चाहो तो जो प्लेनर पोजीशंस हैं उन्हें आपस में कनेक्ट कर दीजिए, उन्हें आपस में कनेक्ट कर दीजिए। ये सारी प्लेनर पोजीशंस हैं, ये नॉन प्लेनर पोजीशंस हैं। अब आप दिखाने वाले हैं प्राइमरी वैलेंसी को। हमने कहा प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से। हमारे पास भाई 3 Cl हैं, 3 Cl हैं, आपकी मर्जी कैसे ही आप इनको दिखा दो, ऐसे अलग अलग, ऐसे ऐसे आप दिखा दो। एक Cl यहाँ पर आपने दिखा दिया, एक Cl यहाँ पर आपने दिखा दिया बीचों बीच, एक Cl आपने इधर दिखा दिया, दैट इज Cl। तो ये हुई रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। याद रखो, सेकेंडरी वैलेंसी का मेन रोल है जब किसी कॉम्प्लेक्स को ओरिएंट किया जाता है स्पेस के अंदर। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा बोर्डर लाइन से दिखानी है, बोर्डर लाइन से दिखानी है, और प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से दिखानी है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन आया, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू, ड्रॉ structures according to Werner's theory, according to Werner's theory of the following complex। complex है A, that is cobalt NH3 5 Cl Cl, और बाहर है Cl2। अब आप यहां पर देखेंगे मेटल है, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमाइन से बन रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका क्लोराइडो से बन रहा है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 5 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है अमाइन, और एक सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है क्लोराइडो, जबकि बाहर 2 प्राइमरी वैलेंसी है जिनको 2 क्लोराइड आयन सेटिस्फाई करते हैं। प्यारे बच्चों, जब स्ट्रक्चर बनाएं केवल और केवल सेकेंडरी वैलेंसी पर ध्यान दें, सबसे पहला कार्य है। तो आप यहां पर सेंटर में कोबाल्ट लेंगे। इस प्रकार पहले 6 सेकेंडरी वैलेंसी आप दिखाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन बनाना चाहो बना लो, नहीं चाहते बेशक मत दिखाओ। ये बोल्ड लाइंस हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं। 5 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है अमाइन, और एक सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है क्लोराइडो। तो सबसे पहले आप 5 पे अमाइन लगा देंगे, 5 पे आप अमाइन लगा देंगे बेटे। बचेगी एक पोजीशन, उस एक फिक्स पोजीशन पे आप Cl लगा देंगे, उस एक पोजीशन पे आप Cl लगा देंगे। अब आपने सारी की सारी सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दिया, सारी सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दिया। ऑल राइट, अब आप चलेंगे प्राइमरी वैलेंसी की तरफ। आप चाहो यहां पर आप प्लेनर पोजीशंस को आप जोड़ दें, प्लेनर पोजीशंस को आप जोड़ दें। अब बाहर है प्राइमरी वैलेंसी, उसे सेटिस्फाई करते हैं 2 क्लोराइड आयंस। क्या करने वाले हैं मुन्ना आप कार्य करने वाले हैं, इन्हें डॉटेड लाइन से दिखाने वाले हैं। इस प्रकार ऐसे एक क्लोराइडो इधर, एक क्लोराइडो इधर,
लेकिन अब हम कहने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेन पॉइंट था ये वाला, फोर्थ पॉइंट कहता था प्राइमरी वैलेंसी में ऑल्सो सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब प्राइमरी वैलेंसी दोनों कार्य करेगी। दोनों कार्य का मतलब है वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगी और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगी। हमने कहा प्रिंसिपल सर, आपके अगर केमिस्ट्री के टीचर एब्सेंट हैं और उस दिन अगर वो पीरियड ले लेते हैं क्लास 11th में या 12th में, तो वो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपलशिप से उस दिन इस्तीफा दे दिया उन्होंने, वो प्रिंसिपल भी बने हुए हैं और वो आपके लेक्चरर भी बने हुए हैं। मतलब वो दोनों तरह की वैलेंसी स्टूडेंट की सेटिस्फाई करते हैं, प्रिंसिपल वाली भी और लेक्चरर वाली भी। तो याद रखो, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो ये क्लोराइडो इस समय सेटिस्फाई कर रहा है केवल सेकेंडरी वैलेंसी को, क्योंकि उसे बोल्ड लाइन से आपने रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये तो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर इसे डॉटेड लाइन से भी आप दिखाएंगे, यहां पर 2 लाइनें बना देंगे, डॉटेड लाइन भी बनाएंगे क्लोराइडो के सामने और बोल्ड लाइन भी बनाएंगे। क्लोराइडो जैसे ही अंदर आया, एक क्लोराइडो अंदर आया, तो अंदर आने पर ये चार्ज को भी सेटिस्फाई करेगा, इसकी वजह से यहां चार्ज भी आएगा, इसकी वजह से यहां पर चार्ज भी आएगा बच्चों, और ये साथ के साथ फिक्स ज्योमेट्री देने में भी कार्यरत रहेगा, फिक्स ज्योमेट्री भी प्रोवाइड करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम करेगा। ऑलराइट, अब लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर हम देते हैं आपको एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन ये है भाई, जैसा कि फोर्थ पॉइंट कहता है थ्योरी का कि प्राइमरी वैलेंसी जरूरत आन पड़ने पर सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई करती है, प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करती है, वो अपना काम भी करती है और सेकेंडरी वैलेंसी का भी कार्य करती है। अब मान लो अगर ये तीनों क्लोराइडो अंदर आ जाएं, ये तीनों क्लोराइड आयंस अगर अंदर आ जाएं, तो ये प्राइमरी वैलेंसी का भी काम करेंगे और सेकेंडरी का भी काम करेंगे। इसका मतलब इन्हें बोल्ड लाइन से भी दिखाएंगे और इनको डॉटेड लाइन से भी दिखाएंगे। अब कैसा होने वाला है वर्नर्स स्ट्रक्चर अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स जानने की कोशिश करते हैं। वर्नर्स स्ट्रक्चर इस केस में रहेगा, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर रहेगा, यहां पर 3 अमाइन हैं, 3 क्लोराइडो हैं, तो सबसे पहले आप सेंटर में कोबाल्ट लेंगे, सेंटर में कोबाल्ट मेटल लेंगे, पहले आप 6 बोल्ड लाइंस बनाएंगे, ऐसे 6 बोल्ड लाइंस बनाएंगे। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, ऐसे आप चाहो इन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में भी दिखा सकते हो। अब 3 पोजीशन पे आपका अमाइन है, 3 पोजीशन पे आपके अमाइन हैं, और आप जानते हैं 3 सेकेंडरी वैलेंसीज को बोल्ड लाइंस को सेटिस्फाई करता है क्लोराइडो, ये रहा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्लोराइडो बाहर से अंदर की तरफ आया है, वो प्राइमरी वैलेंसी भी है और वो सेकेंडरी का भी काम कर रहा है। तो याद रखना, क्लोराइडो पर आप डॉटेड लाइंस भी दिखाएंगे, डॉटेड लाइंस भी दिखाएंगे। क्या रिप्रेजेंट करती है ये बात? ये रिप्रेजेंट करती है कि क्लोराइडो यहां पर दोनों तरह के कार्य कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद अब चलते हैं अपने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां से हमने शुरुआत की थी। और शुरुआत इस बात से की थी कि जैसे ही अमोनिया का अमाउंट चेंज होता है, कलर में बदलाव आता है, प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl में बदलाव आता है और टोटल नंबर ऑफ आयंस में बदलाव आता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस बात के पीछे क्या बात है। करें फटाफट से रिकॉर्ड, बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब वर्नर थ्योरी के इन चारों पोस्टुलेट से इस पूरी केमिस्ट्री का रहस्य ओपन होता है। कैसे भाई? फर्स्ट केस में कोबाल्ट क्लोराइड को मिक्स किया गया एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ और लगभग 6 मोल के साथ, यानी कि कोबाल्ट क्लोराइड को मिक्स किया गया 6 मोल ऑफ अमाइन के साथ, अमोनिया के साथ।
उस वक्त बेटे कॉम्प्लेक्स बना ये वाला CO हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, और प्राइमरी वैलेंसी के तौर पर 3 क्लोराइड रहे बाहर, 3 क्लोराइड रहे बाहर रहे 3 क्लोराइड, राइट। और इस कंपाउंड का कलर था येलो, इस कंपाउंड का कलर था येलो। अब जैसे ही इस कंपाउंड को पानी के अंदर डाला गया तो ये तो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है और ये वाला आयोनाइजेबल पार्ट है। तो जैसे ही आप इसे पानी में डालोगे तो यहां पर आपको मिलेंगे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट आयन प्लस 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन, 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन। अब टोटल आयंस कितने हो गए पानी में डलते ही? आप देखो, एक आयन ये रहा और 3 आयन ये रहे। इस कॉम्प्लेक्स को जैसे ही आप पानी में डालेंगे, जैसे ही आप पानी में डालेंगे, जैसे ही आप पानी में डालते हैं तो ये डिसोशिएट होगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा आपको और 3 मोल आपको क्लोराइड आयंस मिलेंगे। सो टोटल आयंस इक्वल टू 4, टोटल आयंस 4 आपको मिलेंगे। ये इसका आंसर था। अब जैसे ही आप इसमें AgNO3 डालते हो तो आपको 3 मोल्स AgNO3, 3 मोल्स AgNO3 कंबाइन करेंगे, क्योंकि 3 मोल्स आपके पास क्लोराइड आयन है, 3 मोल्स आपके पास Ag, मिलेंगे 3 मोल्स ऑफ AgCl, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। क्योंकि बाहर एज ए आयनाइजेबल वैलेंसी हमारे पास 3 क्लोराइड आयन है। अब जितने क्लोराइड आयन हैं उतने ही सिल्वर आयन के साथ कंबाइन करेंगे और उतने ही मोल्स मिलेंगे AgCl के। दिस वॉज द रीजन बिहाइंड। तो याद रखिएगा, पहले पूरे कंपाउंड की स्टडी आपके पास हो गई। क्या है? जब कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ मिक्स करते हैं तो कॉम्प्लेक्स ये बनता है, और यही कॉम्प्लेक्स बना है। इसका पता कैसे चलता है? जैसे ही इसको पानी में डालते हैं टोटल आयंस 4 मिलते हैं, टोटल आयंस 4 मिलते हैं, और जैसे ही अब इसमें AgNO3 डालेंगे तो आपको 3 मोल्स AgCl के पीपीटी मिलेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अब सेकंड वाले कंपाउंड क्या है? अगली बार जैसे ही हम कोबाल्ट क्लोराइड को मिक्स करते हैं 5 मोल्स अमाइन के साथ, सेकंड वाले केस में, ये है सेकंड वाला केस। अब जैसे ही हम इसको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड ये बनता है। एक क्लोराइड आयन अंदर रहेगा, 2 बाहर रहेंगे, 2 बाहर रहेंगे। एक क्लोराइड आयन अंदर, 2 बाहर। अब ये वाला क्लोराइड आयन वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों काम करेगा, प्राइमरी वैलेंसी का भी, सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम करेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज में कुछ बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? अब आप अगर इसको पानी के अंदर डालते हो तो पानी के अंदर डालते ही आपको, इसे जैसे ही पानी के अंदर डालते हो, एक तो कॉम्प्लेक्स आयन ये मिलेगा और 2 क्लोराइड आयन बाहर हो जाएंगे, 2 क्लोराइड आयन बाहर हो जाएंगे। एक आपको मिलेगा ये कॉम्प्लेक्स आयन CO NH3 और ये 5 और ये Cl, एक कॉम्प्लेक्स आयन ये मिलेगा आपको, साथ के साथ 2 मोल क्लोराइड आयन बाहर, 2 मोल क्लोराइड आयन बाहर। अब आपको टोटल आयन्स जो मिलने वाले हैं, एक आयन ये रहा, 2 आयन ये रहे, टोटल आपको 3 मोल आयन्स मिलने वाले हैं। टोटल आपको 3 मोल्स आयन्स मिलने वाले हैं। 3 मोल का मतलब क्या है? इसका मतलब 2 क्लोराइड बाहर है, एक कॉम्प्लेक्स आयन, 2 क्लोराइड आयन बाहर है। इसका मतलब एक क्लोराइड अंदर चला गया, जिसकी वजह से टोटल आयन्स मिलेंगे 3। अब अगर आप इसमें AgNO3 डालते हो, अगर आप इसमें AgNO3 अगर आप डालते हो तो आपके 2 मोल Ag कंबाइन करेंगे, 2 मोल क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करेंगे, निकलेंगे 2 मोल्स ऑफ AgCl, निकलेंगे 2 मोल्स ऑफ AgCl, राइट, 2 मोल्स AgCl। तो इस वाले केस में 2 मोल्स AgCl क्यों मिले? क्योंकि 2 ही क्लोराइड बाहर थे, 2 ही क्लोराइड बाहर थे। पानी डाला, क्लोराइड आयन की फॉर्म में 2 मोल क्लोराइड आयन बाहर आए,
AgNO3 डालेंगे, 2 मोल मिलेंगे AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। ऑलराइट, आशा करते हैं ये भी आपके क्लियर हो गया होगा क्यों आपको 2 मोल AgCl के मिले और क्यों आपको टोटल आयंस 3 मिलते हैं, क्यों आपको टोटल आयंस 3 मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप सेल्फ टाइप करें। देते हैं हम आपको गिन के 30 सेकेंड, गिनिएगा, टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ, गिनिएगा 30 सेकेंड और उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। करते रहिएगा फटाफट। अंदाजा लगाइए यहां एक ही मोल AgCl का क्यों मिलता है। शायद इसका आंसर यही है क्योंकि एक ही क्लोराइड आयन कॉम्प्लेक्स स्फीयर के या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है। तो अपने आप जज करो इसका फॉर्मूला क्या रहा होगा। भाई इसका फॉर्मूला ये रहा होगा कि कोबाल्ट अंदर, 4 मोल अमाइन अंदर, 2 क्लोराइड अंदर चले गए, क्लियर है, एक ही क्लोराइड बाहर रहा, जिसकी वजह से जैसे ही पानी डालते हैं, जैसे ही पानी डालते हैं, एक आयन ये, एक आयन ये, टोटल 2 आयन आपको पानी के अंदर मिलेंगे। तो आपको एक आयन मिलेगा CONH3 क्लियर है, Cl2 पॉजिटिव, एक आयन ये, और एक ही क्लोराइड आयन आपको बाहर मिलता है एज आयनाइजेबल स्पीशीज। अब जैसे ही आप इसमें AgNO3 डालोगे तो यहां से AgNO3 आपने डाला, अब 1 मोल क्लोराइड आयन सिल्वर आयन के साथ कंबाइन करता है और हमें मिलते हैं 1 मोल ऑफ AgCl, 1 मोल ऑफ AgCl। तो अंतर क्या रहा इसमें, इसमें तीनों क्लोराइड आयन बाहर रहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, इसमें 2 क्लोराइड आयन बाहर रहे, 2 क्लोराइड आयन बाहर गए, और इसमें हमें 1 मोल AgCl मिलता है, 1 मोल AgCl मिलता है क्योंकि एक ही क्लोराइड आयन बाहर रहता है, जिसकी वजह से ये बदलाव प्रॉपर्टीज में आया, ये इन सारी चीजों में अंतर आया। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको हम देते हैं, और ये क्वेश्चन कोई और नहीं, जिन बच्चों के पास पैकेज है, आशा करता हूं सभी के पास है, लास्ट पेज पे एक्सरसाइज है और उसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताना है। हमारे पास है CO H2O6 या COCl3.6H2O गिविंग, याद रखिएगा गिविंग, दैट इज 4 आयंस इन सॉल्यूशन, 4 आयंस इन सॉल्यूशन, राइट। आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताना है। यहीं पर COCl3.6H2O और आपको कहा गया 3 आयंस इन सॉल्यूशन। आपको नेक्स्ट दे दिया गया COCl3.6H2O गिविंग 2 आयंस इन सॉल्यूशन। आपको बताना है भाई, आपको बताना है, बताओ कॉम्प्लेक्स जो ये कंपाउंड बनाएगा कोबाल्ट क्लोराइड अलोंग विद एक्वा के साथ, वाटर के साथ, यहां जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कोबाल्ट क्लोराइड का यहां पानी के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, और कोबाल्ट क्लोराइड का जो कंपाउंड वाटर के साथ यहां बनेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। प्यारे बच्चों, बॉन्डिंग की सारी थियरीज टॉप लेवल पे आपको समझा दी गई हैं, चाहे वो थियरी हमारी वैलेंस बॉन्ड थियरी है, चाहे वो हमारी क्रिस्टल फील्ड थियरी है, और ज़्यादातर स्कूल में ना पढ़ाए जाने वाली थियरी जिसे अल्फ्रेड वार्नर ने दिया था, एंड दैट्स वार्नर थियरी। आज हमने बड़े बारीकी से वार्नर थियरी का कैसे एराइज हुआ, कैसे उसका स्टार्टअप हुआ, क्या उसके पोस्टुलेट्स हैं और कैसे उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब हमने आपसे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं आप साथ के साथ फेयर नोट्स बना रहे हैं, आशा करते हैं रोजाना केमिस्ट्री को रिवाइज करते हैं, और याद रहे हमारे लेक्चर्स को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।